तो नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम सभी को। तो वापस से हम आ चुके हैं क्लास 10th का अगला वीडियो लेके, बायोलॉजी का जेनेटिक्स। तो जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि वन शॉट वीडियो बनाएंगे, तो फर्स्ट पार्ट तो ख़त्म हो चुका है, बट सेकंड पार्ट हम पूरा वन शॉट में कवर करेंगे और अब से सारे वीडियो वन शॉट में होंगे। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिए, कमेंट में हमें बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप पुराने हैं और हमारा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो आइए बढ़ते हैं जेनेटिक्स में क्लास 10th के वीडियो। तो लास्ट टाइम हमने कुछ कॉमन टर्म्स की बात की थी और आपको बताया था कि फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल। तो मेंडल की बात करें हम, तो मेंडल ने टेस्ट किस पे किया था? पी पे, पाइसम सेटाइवन पे। पाइसम सेटाइवन पे, और उन्होंने 7 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक चुने थे और उसमें से उन्होंने डोमिनेंट और रिसेसिव की बात की थी। तो उन्होंने 7 कलर कौन से चुने थे? सीड शेप, जिसमें 2 थे, राउंड और रिकल, जहाँ पे राउंड डोमिनेंट था और रिकल रिसेसिव था। सीड कलर येलो और ग्रीन, जहाँ पे येलो डोमिनेंट था और ग्रीन रिसेसिव था। ये आपको याद करना होगा बच्चों, ये एग्जाम में आता है, आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है। पॉड शेप, इन्फ्लेटेड डोमिनेंट था और कंस्ट्रिक्टेड रिसेसिव था। पॉड कलर मतलब जो मटर के बाहर का स्ट्रक्चर होता है, उसमें ग्रीन डोमिनेंट था और येलो रिसेसिव था। फ्लावर कलर जिसमें पर्पल डोमिनेंट था और वाइट रिसेसिव था। फ्लावर लोकेशन में एक्सियल डोमिनेंट था और टर्मिनल रिसेसिव था। और प्लांट साइज में टॉल डोमिनेंट और ड्वार्फ रिसेसिव था। तो ये 7 कैरेक्टरिस्टिक मेंडल ने चुने थे। अब इनको कहते क्या थे? दिस वाज इन पाइसम सेटाइवन। अब इन्होंने पाइसम सेटाइवन ही क्यों चुना था? बिकॉज इजी टू ग्रो था, इजी टू ग्रो, चीप थे, बहुत ही सस्ते थे, इजीली ग्रो किया जा सकता था। थर्ड बात कौन सी थी बच्चों? थर्ड बात ये थी कि इजी टू ग्रो, चीप, इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक। इजीली ऑब्जर्वेबल मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक इनके थे वो इजीली दिखते थे, इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। और चौथा, रिप्रोडक्टिव टाइम वेरी लेस, मतलब कम समय में कई सारे जनरेशंस देखे जा सकते थे। रिप्रोडक्टिव टाइम वेरी लेस। जिसने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है, जिसको कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट्स ये सब समझ में नहीं आ रहा है, वो पहला पार्ट ज़रूर देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 10th क्लास की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स की, वो पूरी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। तो अपना प्यार दिखाते रहिए। और अब बात करते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की। मेंडल ने 3 लॉ दिए थे बच्चों, 3 लॉ दिए थे। तीनों लॉ को एक एक करके पढ़ेंगे और उसके क्रॉस करेंगे। तो सबसे पहला लॉ जो था वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए। मोनोहाइब्रिड मतलब जब एक कैरेक्टरिस्टिक की बात होगी बच्चों, और इन्होंने कहा क्या था? इन्होंने कहा था कि आउट ऑफ अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब अपोजिट, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स only one is able to express itself. One is able to express itself. और जो एक्सप्रेस कर पा रहा था उसे इन्होंने क्या कहा था? That was dominant. while other remains suppressed.
सप्रेस्ड, और इसको इन्होंने क्या कहा था, सप्रेस्ड वाले को इन्होंने नाम दे दिया था रिसेसिव। इतनी कहानी आपको समझ में आ रही होगी। अब इसका क्रॉस करके देखते हैं, क्रॉस भी करते हैं ताकि हमको और बेटर आइडिया लग सके। मान लेते हैं कैपिटल टी ये टॉल हो जाएगा। देखिए बच्चों, जो डोमिनेंट होता है उसको कैपिटल लेटर से शो करते हैं और उसी के स्मॉल लेटर से हम रिसेसिव को शो करते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। तो टॉल ये रहा और ये रहा ड्वार्फ। तो अगर इसका पनेट स्क्वायर बनाते हैं तो इनके गेमेट लिखे जाएंगे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो देखिए यहाँ क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इससे क्रॉस किया, इसको इससे किया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे हम लोग को सब लोग कैसे दिख रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कह रहा है आउट ऑफ अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। देखिए यहाँ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, एक डोमिनेंट मतलब एक टॉल के लिए एक ड्वार्फ के लिए। ओनली वन इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। इसका फिनोटाइप फोटो कैसा दिखेगा, ये टॉल दिखेगा, क्योंकि जो डोमिनेंट है वही एक्सप्रेस होगा, जो रिसेसिव है वो एक्सप्रेस नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए आपको क्या बताया, टॉल डोमिनेंट है और ड्वार्फ रिसेसिव है। तो इस केस में जब हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी तो एक्सप्रेस कौन होगा, टॉल होगा, ड्वार्फ कभी नहीं होगा। रिसेसिव को एक्सप्रेस होने के लिए हमेशा हमें होमोजाइगस कंडीशन चाहिए होती है। ठीक है बच्चों, तो ये था पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब दूसरे लॉ की बात करते हैं। दूसरा लॉ कहता है लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। ये भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए था, ये भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए था। ये कह रहा है व्हेन टू गेमेट्स या टू अपोजिट कैरेक्टर्स come together in F1 generation, तो आप कहेंगे सर F1 जनरेशन तो आपने बताया। तो बच्चों पहला क्रॉस जब होता है उसके बाद जो डॉटर्स या फर्स्ट जनरेशन आती है उसको F1 जनरेशन कहते हैं, जिसको फिलियल वन जनरेशन भी कहा जाता है। जैसे पिछले वाले में इनके बीच क्रॉस हुआ तो पहली जनरेशन ये आई थी, ये सारे F1 जनरेशन थे, फिलियल वन जनरेशन। इन F1 जनरेशन then they are free to segregate का मतलब होता है सेपरेट होना, free to segregate during gamete formation। during क्या बच्चों, during gamete formation। अब इसका मतलब क्या हुआ, आइए इसका मतलब जानते हैं। इसने कहा कि अगर दो अपोजिट कैरेक्टर्स आ चुके हैं, दो अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स आ चुके हैं, तो जब गेमेट फॉर्मेशन होगा तो ये अलग जाएगा और ये अलग जाएगा। जरूरी नहीं है कि ये दोनों हर बार साथ में ही जाए। यही था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो कि सेकेंड लॉ में था। ठीक है, ये भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए था। एंड नाउ कम्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लॉ थर्ड, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करें तो ये पहला लॉ है जो डाई हाइब्रिड के लिए। डाई हाइब्रिड मतलब जब दो कैरेक्टरिस्टिक की बात होगी। आप 11th में जब जाएंगे, 12th में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे ये लॉ गलत हुआ है, पर अभी आपको उससे खास मतलब नहीं है। हम गलती से ही तो सीखते हैं, छपरी ग्रीन कलर लेके लिखते हैं, बहुत देर से नहीं लिखा है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, क्या कहता है ये, ध्यान से सुनिए। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि इफ टू, यहाँ पे अपोजिट था, इफ टू कैरेक्टर्स come together in F1 generation,
then they are free to assort or separate in next generation। अब ये कहानी क्या हुई? ये तो कहानी नहीं समझ में आई क्या कह रहा है। तो ये कहानी कह रहा है कि अगर दो लोग साथ में आ जाते हैं किसी एक जनरेशन में, तो अगले जनरेशन में वो सेपरेट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो साथ में रहें। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, ये क्या है? टॉल एंड राउंड, है ना? और ये क्या है? ये भी है टॉल एंड राउंड। तो इन्होंने कहा था कि जरूरी नहीं है कि हर जनरेशन में टॉल के साथ राउंड ही होगा, पर ये तभी होगा जब दो अलग कैरेक्टर्स होंगे। अब आइए इसको देखते हैं कैसे ये कहानी हो सकती है। इनका गेमेट बनाते हैं। गेमेट जब भी बनेगा ना बच्चों, गेमेट जब भी बनेगा एक एक का बनेगा, मतलब इन दोनों में से एक को लिया जाएगा। आइए गेमेट बनाना आपको कोने में सिखाते हैं। एक बार कैपिटल टी कैपिटल आर से, एक बार कैपिटल टी स्मॉल आर से। तो यहाँ क्या बना? कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, फिर स्मॉल टी स्मॉल आर से और स्मॉल टी स्मॉल आर से। तो टोटल 4 गेमेट बने। अगर चारों एक जैसे होते तो हम एक लिखते। ये बात आई होप आपको समझ में आ रही होगी, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। गेमेट में जितनी पॉसिबिलिटी है उतनी लिखते हैं। यही अगर ये होता तो कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर, है ना? और स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। तो दो बार हो जाते तो यहाँ 4 नहीं बल्कि सिर्फ 2 गेमेट बनते, एक ये और एक ये। ठीक है, रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। तो आइए गेमेट लिखते हैं। क्या बना गेमेट? कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर एंड स्मॉल टी स्मॉल आर। सेम गेमेट इधर भी बनेगा, सेम गेमेट इधर भी बनेगा। तो कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर एंड स्मॉल टी स्मॉल आर। आइए क्रॉस करते हैं। इसको बच्चों कहते हैं पनेट स्क्वायर, इसको पनेट स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, आइए बनाते हैं। तो पहला क्रॉस हुआ तो कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल आर, ये सबसे पहला ऑप्शन। दूसरा इससे क्रॉस होगा कैपिटल टी कैपिटल आर, स्मॉल आर, फिर कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर, स्मॉल आर। कहीं भी कष्ट होगा तो बताइएगा बच्चों। हम इसको इससे क्रॉस करवा रहे हैं, मैथमेटिकल क्रॉस हो रहा है, सिंपल सा। ये क्या हो जाएगा? कैपिटल टी कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। अब ये इससे होगा कैपिटल टी स्मॉल आर। बहुत चाय मिल रही है यहाँ पे। कैपिटल टी कैपिटल आर, स्मॉल आर। कहीं भी कष्ट होगा देखिएगा, ये क्रॉस कई बार आया है। इसका क्रॉस क्या हो जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल आर, है ना? इसका क्रॉस कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल आर। कहीं पे कोई कष्ट होगा तो बताइएगा। अब इसका क्रॉस करते हैं। कैपिटल टी कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल आर, और स्मॉल टी स्मॉल आर। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से जीनोटाइप बन रहे हैं, कौन कौन से ऑप्शंस हैं और कौन कौन से जीनोटाइप बन रहे हैं। ऑप्शंस क्या क्या है? इसको रब कर देते हैं, तब आपको बेटर समझ में आएगा। गेमेट फॉर्मेशन तो आप समझ ही गए होंगे। कौन सा कलर लिया जाए बच्चों? कलर भी बड़ा जरूरी है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? टॉल एंड राउंड, टॉल रिंकल्ड, बनता है कि नहीं यही देखना है।
ड्वार्फ, राउंड और ड्वार्फ रिंकल। ये ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो जो टॉल और राउंड होगा उसको टिक करेंगे। ये देखिए कैपिटल टी टॉल और कैपिटल आर राउंड। एक कैपिटल टी टॉल, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर को राउंड बोलेंगे। एक और टॉल और राउंड ये भी, और टॉल और राउंड ये भी। देखिए टॉल और राउंड के कौन कौन से ऑप्शंस हैं। टॉल और राउंड इससे बन सकता है, ठीक, इससे बन सकता है। अब इसमें एक कैपिटल टी और एक कैपिटल आर होगा तो टॉल और राउंड बनेगा। ये भी टॉल और राउंड है, ये टॉल राउंड नहीं है, ये टॉल राउंड है, फिर ये टॉल राउंड है, ये टॉल राउंड है और ये टॉल राउंड। तो टोटल टॉल राउंड कितने हो गए बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 टॉल और राउंड हो गए और हमने लिया भी था टॉल और राउंड। चलिए अच्छी बात है। अब इनकी बात करते हैं, इनको करेंगे क्रॉस, ठीक है, इनको करेंगे क्रॉस। तो एक टॉल तो है पर क्योंकि स्मॉल है मतलब रिसेसिव है, मतलब ये रिंकल्ड। 1 2, फिर यहाँ पे आया 3 और कहीं नहीं दिख रहा है रिंकल्ड। टॉल मतलब कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी। अगले पेज पे आपको लिख के दिखाते हैं। देखिए टॉल किस किस ऑप्शन में बन सकता है, या तो दोनों डोमिनेंट हो या एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, ठीक। ड्वार्फ बनने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है, ड्वार्फ के लिए दोनों स्मॉल टी होना चाहिए। रिसेसिव वाला तभी होगा जब वो होमोजाइगस कंडीशन में, रिसेसिव के लिए दोनों स्मॉल लेटर ही चाहिए हमें, ठीक। राउंड किस कंडीशन में बनेगा? राउंड हमारा बनेगा कैपिटल आर में और कैपिटल आर स्मॉल आर में। और रिंकल्ड हमारा कब बनेगा? जब सिर्फ स्मॉल आर, ठीक है। ये हम फिनोटाइप देख रहे हैं, स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। तो टॉल और रिंकल्ड कितने आए? 9 है। अब हमें देखना है ड्वार्फ और राउंड। ड्वार्फ किस कंडीशन में? स्मॉल टी और राउंड वो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन। तो हमें दिखा ये, इसको मारेंगे गोल सर्कल। ये ड्वार्फ है और राउंड है, ये भी ड्वार्फ है और राउंड है, और ये भी ड्वार्फ और राउंड है। कितने हो गए? 3 हो गए। अब बचा ड्वार्फ और रिंकल्ड, मतलब ये और ये चाहिए। तो ये हमें ये हमें एक ही दिख रहा है, इस पे हैश मार देते हैं, ठीक। तो ये कितना हुआ? 1। तो इसका फिनोटाइप आपसे पूछता है बच्चों, फिनोटाइप। तो फिनोटाइप कितना होगा? फिनोटाइप मतलब जो दिख रहा है। तो फिनोटाइप आपको क्या दिखा? 9:3:1 यही दिखा आपको। और हमने क्या बोला था कि अगर F1 जनरेशन में साथ में है तो अगले जनरेशन में अलग हो सकता है। यहाँ पे सारे लोग कैसे थे? टॉल और राउंड। पर टॉल और राउंड के अलावा भी अलग अलग दिख रहा है। देखिए टॉल रिंकल्ड के साथ है, ड्वार्फ राउंड के साथ है, और ड्वार्फ रिंकल्ड भी है। मतलब अगर वो F1 जनरेशन में साथ में आए हैं तो अगले जनरेशन में वो अलग अलग भी हो सकते हैं। यही कहा था थर्ड लॉ ने, और ये थर्ड लॉ भी आपको सही दिख गया। यहाँ तक तो कोई कष्ट आपको नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब इनहेरिटेंस की बात करते हैं बच्चों। इनहेरिटेंस, तो कुछ ऐसे इनहेरिटेंस होते हैं जो सेक्स लिंक्ड होते हैं। सेक्स लिंक्ड मतलब उस क्रोमोसोम से जुड़े होंगे। तो कुछ एक्स लिंक्ड होते हैं जो एक्स क्रोमोसोम से जुड़े होंगे, और कुछ वाई लिंक्ड क्रोमोसोम, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जो फीमेल में ही ट्रांसफर होती हैं, एक्स क्रोमोसोम से ही लिंक्ड होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो वाई क्रोमोसोम से होती हैं। तो एक्स में कौन कौन सी आती हैं? एक्स में आता है हीमोफीलिया, सबसे कॉमन, ठीक है। वाई लिंक्ड में 2 आता है, हाइपर ट्राइकोसिस ऑफ ईयर, हाइपर ट्राइकोसिस ऑफ ईयर मतलब जो कान में से बाल निकलना, ये सिर्फ मेल में देखा जाता है, फीमेल में कहीं नहीं देखा जाता है। और दूसरा पैटर्न बाल्डनेस,
वाई क्रोमोसोम कुछ खास काम नहीं कर रहा है अपार्ट फ्रॉम गिविंग अस पैटर्न ब्लाइंडनेस। पैटर्न ब्लाइंडनेस का मतलब, अब पैटर्न ब्लाइंडनेस लिख रहा हूँ पैटर्न बाल्डनेस। पैटर्न बाल्डनेस मतलब बीच में से जो गंजापन होता है। तो वाई क्रोमोसोम कोई खास काम कर नहीं रहा है, बस हमें पेनिस देता है, वो थोड़ा ठीक काम है, और बाकी ये कान में से बाल निकालना, बीच में से गंजा करना, यही काम करता है। तो ये दोनों चीज़ें सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में आती हैं। सेक्स लिंक्ड या तो एक्स क्रोमोसोम से जुड़ी है या तो वाई क्रोमोसोम से जुड़ी है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपका एक टॉपिक आता है म्यूटेशन। म्यूटेशन का बस आपको डेफिनेशन जानना है, उसका डेफिनेशन आपको बता देते हैं। म्यूटेशन, म्यूटेशन इज sudden change in genetic constitution due to external conditions। इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब, अगर कोई भी ऐसा एक्सटर्नल कंडीशन है जिससे हमारा जीन्स का जो स्ट्रक्चर है, जीन्स में जो कोड है, मैसेज है, वो चेंज हो जाए। जैसे कि हम किसी को मैसेज भेज रहे हैं, चिट्ठी भेज रहे हैं, पुराने ज़माने में होती थी, वो चिट्ठी क्या है, हमारा डीएनए है, और किसी ने बीच में पकड़ लिया, उस चिट्ठी में कुछ चेंज कर दिया, तो जो चिट्ठी पहुंचने वाली थी वो नहीं पहुंचेगी। और मैसेज अगर ये था कि हमको आके बचा लो, तो मैसेज चला गया होगा कि तुम भाड़ में जाओ, हम अपने आप को देख लेंगे। इससे क्या होगा, जो ओरिजिनल मैसेज था वो चेंज हो गया। वैसे कोई एक्सटर्नल कंडीशन जैसे एक्सरे, न्यूक्लियर बॉम्ब गिर जाए, इन सब चीज़ों के कारण हमारा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाता है। नागासाकी हिरोशिमा में बहुत पहले एटॉमिक बॉम्ब गिरा था, आपको पता है, वर्ल्ड वॉर 2 के समय, और आज तक वहाँ के बच्चे थोड़े से टेढ़े मेढ़े पैदा होते हैं, किसी का कान गायब है, किसी का हाथ गायब है। दैट इज़ नोन एज म्यूटेशन। ये कई बार अच्छा भी हो सकता है, कई बार बुरा भी हो सकता है। आप में से जितने लोगों ने एक्समैन देखी होगी, एक्समैन में भी म्यूटेशन है, डेडपूल में म्यूटेशन है, वुल्वरीन में म्यूटेशन है। तो इसी के साथ आपका जेनेटिक्स चैप्टर खत्म होता है। अगर हम कुछ भूल गए तो आपको ज़रूर बताएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय।